अच्छा भाई, आपके 10 मिनट आज फिर मैं ज़ाया करने लगा हूँ। ये टेस्ट वाला जो सवाल है इसको एक दफ़ा दोबारा डिस्कस कर लें। कुछ लोगों को एंट्रीज में स्टिल इशू आ रहा है, तो 5-7 मिनट तसल्ली से इसको दे दें, फिर इंशाल्लाह आगे मूव करते हैं। लीज के जो टेस्ट हुआ था, अच्छा कल कितने लोगों ने समरी रिवाइज कर ली? जरा हाथ खड़ा करें। किसी को याद हो लेसी पहली एंट्री किससे करता है? राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। और लीज लाइबिलिटी किस पे रिकॉर्ड करता है? प्रेजेंट वैल्यू। लेसी फेयर वैल्यू इग्नोर करता है। परसों वाली क्लास में ये बात बता दी थी, लेसी फेयर वैल्यू इग्नोर करता है। क्लियर? अच्छा, परसों जो क्वेश्चन 14 कराया था। अच्छा, ये सवाल था टेस्ट का। अब आपने जरा अटेंशन देनी है, कई दफा कोई नई बात भी आ जाती है सामने, तो इसलिए जरा अटेंशन से बात सुना करें। 1 अक्टूबर 2008 को आपको याद है लीज शुरू हुई थी, और जो किराया था वो हमारा एडवांस में पे हो रहा था 1 अक्टूबर 2008 को, और सिंपल सी अमाउंट थी उनकी, हमने डिस्काउंटिंग की थी। वो डिस्काउंटिंग मैं आपके सामने खोल देता हूँ जो हमने डिस्काउंटिंग की थी। तो ये सवाल कहाँ होगा? ये किताब के अंदर है। किताब कहाँ है? किताब आपने खरीद ली हुई है। ओके, ऑनलाइन में नोट्स भी अपलोडेड हैं। अच्छा, तो इसके बाद किसी और चैप्टर के नोट्स नहीं अब अपलोड किए जाएंगे। ये IS 21 आखिरी चैप्टर है जिसके नोट्स ऑनलाइन में अपलोड किए गए हैं। हाँ, लेक्चर नोट्स अपलोड किए जाएंगे कि लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया है, लेकिन वो भी सिर्फ क्वेश्चन रेफरेंस। अच्छा जी, तो 1/10/2008 पहला किराया पे हुआ, 1/10/2009 दूसरा किराया, 1/10/2011 तीसरा किराया, 1/10/2011 को चौथा किराया, और आखिरी किराया पे हुआ। ओके, अब मोहतरम लेसर ने एसेट खरीदा कितने का? द मशीन एट अ फेयर वैल्यू ऑफ 34,869। जरा हिम्मत करें, जनरल एंट्रीज करवाएं। यकम, जल्दी 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 बोलें बोलें बोलें। यकम कौन सी तारीख? 1 अक्टूबर 2008। एंट्री बोलें। लेसर की बुक्स में ना, लेसर की बुक्स में कराएं जी एंट्री। 1 अक्टूबर 2008 बोलें जी। एसेट डेबिट, ये वाली एंट्री जरा समझने के लिए मुझे करवा दिया करें, कोई मसला नहीं। वो एसेट सवाल से मैंने आपको फेयर वैल्यू दिखाई है, कितनी है जी? 34,869। अच्छा जी, आप बता दें जी, लेसर फाइनेंस लीज जब भी आप कभी जिंदगी में शुरू करते हैं, तो किसी को याद है लेसर फाइनेंस लीज कैसे शुरू करते हैं? लेसर फाइनेंस लीज की पहली एंट्री होती है लीज रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि लेसी क्या एंट्री करता है? ROU डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, ये उल्टी एंट्री करता है रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट। तो इस एसेट को लीज पे दें, लीज रिसीवेबल डेबिट, और कल हमने इसी एंट्री में IDC डाली थी लेसर की जी। कितना? 34। ये हमेशा किससे रिकॉर्ड होने? NI से। 34,869। ओके, नेक्स्ट जी, हमारा ईयर एंड, 1 मिनट एंटिव रहे, हमारा ईयर एंड 31 मार्च 9 को एंड होगा। कब एंड होगा? 31 मार्च 9 को, इन दोनों के दरमियान में एग्जैक्ट 31 मार्च 9 को एंड होगा। तो बताएं 31 मार्च 9 को अगर हमारा ईयर एंड होना है तो क्या 1/10 को पेमेंट हो गई? और ये हमारे साल में ही बनती है। जरा 31 मार्च 9 जहन में सोचें, 31 मार्च 9 हमारा ईयर एंड है, तो 31 मार्च 8 से 31 मार्च 9। क्लियर? 31 मार्च 9 हमारा ईयर एंड है, 31 मार्च 8 ये पूरा साल बनेगा। लेकिन लीज हमारे साल के मिड में शुरू हुई है। 1/10 कंफ्यूजिंग होता है, 1 अक्टूबर बड़ा अच्छा होता है देखने में। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, OCT अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो हमारे साल खत्म होने से 6 महीने पहले ये किराया पे हो गया है। बस किराया पे होने की फिलहाल एंट्री बता दें। लीज रिसीवेबल क्रेडिट और कैश डेबिट, उल्टा नहीं बोलना, डेटर से पैसे आएंगे। 1 अक्टूबर 2008 बोलें जी। कैश डेबिट और लीज रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 10,000 से। ओके, अब जी अगली एंट्री, उसके लिए थोड़ी सी आपकी टेंशन चाहिए अब मुझे। 31 मार्च में मैं खड़ा हूं, 31 मार्च में मैं खड़ा हूं। अब आप मुझे बता दें 31 मार्च, अटेंटिव रहना जरा, 31 मार्च 2009 के ऊपर अगर मैं खड़ा हूं तो ये मेरा ईयर एंड है। तो 31 मार्च 9 पे अगर मैं खड़ा हूं तो ये 1 साल का इंटरेस्ट पड़ा हुआ है 2487। ये 2487 जरा देख के बताएं कितने अरसे का इंटरेस्ट है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च हमारा साल, और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर तक अगला साल। तो ये बता दें कितने महीने का इंटरेस्ट है? 12 महीने का।
मैं फिलहाल ना यहां खड़ा हूं ना यहां, इन दोनों के मिड में खड़ा हूं 31 मार्च को। तो अक्टूबर इंटरेस्ट लें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने का बुक कर लेना चाहिए? रिसीवेबल बना लूं तो 6 महीने का रिसीवेबल बना लें। बोले किस तारीख को? 31 मार्च 9 को। बोले जी इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम 2487 इंटू 6/12 1244। हाँ यार ये एग्जैक्ट आधा नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये 7 है तो 7 आधा होके फिर वो 3.5 बनेगा, तो कोई नहीं 4 कर दें इसको, खैर राउंड कर दें। ओके अब आप मुझे बता दें जब अगला साल आएगा, अभी यहां मत देखें, अगला साल हमारा यकम, इस ईयर एंड का ऊपर लिख लेना, ये ईयर एंड कौन सा था? अगर ज्यादा कंफ्यूज करते ना पेपर में तो फिर ऐसे लिख लिया करें, यकम अप्रैल 8 से 31 मार्च 9। अब अगला साल कौन सा है? यकम अप्रैल, बोले बोले बोले, कॉन्सेप्ट आपको सारा है, थोड़ा ईयर एंड 31 दिसंबर नहीं है इसलिए थोड़ा सा जरा हमें एफर्ट करनी पड़ी है। यकम अप्रैल 2009 से 31 मार्च 10। अब यार देखो ना सवाल एडवांस के ना एरियर के को बीच में किराया पे हो रहा है, ना यकम अप्रैल 9 को किराया पे हो रहा है, आगे बोले ना 31 मार्च 10 को किराया पे हो रहा है, बल्कि किराया किस दिन पे हो रहे हैं? यकम 10 को, यानी यकम अक्टूबर को, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यकम अक्टूबर को किराया पे हो रहा है। अब मोहतरम ना मैं एसेट बाजार से खरीदूंगा ना मैं लीज पे दूंगा, मैं सिर्फ किराया रिसीव करूंगा। आप बता दें यकम अक्टूबर 2009 को किराया रिसीव करने की एंट्री, कैश डेबिट कितना? 10,000 और लीज रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 7513। ओके ये जो रिसीवेबल बुक हुआ है इसको खत्म करना है, इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 1244। अच्छा मोहतरम यकम 10/2009 में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर के 6 महीने हमारे वाले का भी तो इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, वो इंटरेस्ट किस में जाएगा? डायरेक्ट इनकम में या रिसीवेबल बुक करें? डायरेक्ट इनकम में। डायरेक्ट इनकम में क्यों? क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है ना, तो कैश डेबिट तो डायरेक्ट इनकम में डालें, इंटरेस्ट इनकम। अब वो अनलकीली 6/12 1243 आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 44 लिखेंगे तो वो एंट्री आउट हो जाएगी, आउट हो भी जाए वैसे कोई मसला नहीं, 1244 पे लिखते हैं 1 रुपए से आउट हो जाए, कह रहा है। ओके ये एंट्री होगी अगले साल। अब आप मुझे बता दें जरा इधर देख के कि अब मैं किस दिन खड़ा हूंगा? 31 मार्च 10 को। 31 मार्च 10 को खड़े होकर मैंने इंटरेस्ट बुक करना है या रिसीव करना है? बुक करना है 31 मार्च 10 को। 31 मार्च 10 का इंटरेस्ट अब मुझे कौन सी वाली अमाउंट से मिलेगा? 1736 से। 31 मार्च 10 की बजाय अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 10 में या अक्टूबर यकम अक्टूबर 10 को ये पे हो रहा होगा। तो बता दें इसमें से मेरे 6 महीने का कितना बनेगा? इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितनी अमाउंट है जी? 1736 मल्टीप्लाइड बाय जी 868। ओके इसी तरह अगले साल की 2 एंट्रीज हो जाएंगी और फिर अगले साल की देखिए। तो इट इज अबाउट जर्नल एंट्रीज। अब आप हजरात सिर्फ 1 साल की अगर मैं बैलेंस शीट बनाना चाहूं तो मेरा कौन सा साल बनेगा? 31 मार्च 9। अच्छा लेसर की फाइनेंस लीज की बैलेंस शीट में क्या आता है? किसी को जबानी याद होगा कि लीज की रिवीजन की है? बोले 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 लेसर की बैलेंस शीट में क्या आता है? लीज लायबिलिटी नहीं आती, लीज रिसीवेबल आता है। और शायद फाइनेंस लीज में याद हो डू नॉट कीप एसेट इन बुक्स बात पड़ी थी, तो एसेट बुक्स में नहीं रहेगा बल्कि रिसीवेबल या डेटर बुक में आ जाएगा। उस रिसीवेबल का नाम होगा लीज और कभी कभी इंटरेस्ट रिसीवेबल भी आ जाता है। ठीक है जी। अब क्या करना है? 31 मार्च 9 की बैलेंस शीट बनानी है, इंटरेस्ट छोड़ दें। 31 मार्च 9 की बैलेंस शीट बनाने के लिए एक फिगर इजी जिससे जल्दी मार्क्स आ जाएंगे आपके, वो है हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। तो हमारे साल की पेमेंट बन रही है 31 मार्च 9 के साल की हजरात, ये पेमेंट बन रही है क्योंकि ये तो 31 मार्च 9 के बाद पेमेंट हुई है। तो अब बता दें 1 साल के अंदर अंदर कितना है और बाद में जी नॉन करंट एसेट्स, लीज रिसीवेबल और करंट एसेट्स में करंट पोर्शन किसका? लीज रिसीवेबल का। तो नॉन करंट आ गया
17356 और करंट 7513। प्रिंसिपल को नहीं तोड़ना होता 6/12 और उसमें 75356। ओके, अब जरा मुझे सोच के बताएं, बैलेंस शीट में बना रहा हूं, अभी P&L नहीं बना रहा, मुझे सोच के बताएं 31 मार्च 9 को इंटरेस्ट मिल गया या फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर को मिलना है? तो इसका मतलब है अभी नहीं मिला, इंटरेस्ट के लिए लाइन की जरूरत नहीं है। अब मुझे बता दें ये 2487 कितने अरसे का इंटरेस्ट है? 1 मिनट। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2008 का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2008 का, जनवरी फरवरी मार्च 2008 का। आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं है, 2009 का, जनवरी फरवरी मार्च 2009 का, आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको पकड़ के 2 हिस्से कर लेता हूं, कितना रिसीवेबल में डाल दूं? 6 महीने का। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है टोटल? 24 इंटू 6/12 जी, 1243। ओके, अब सिर्फ नोट बना लेते हैं, प्रॉफिट लॉस तो आसान है, नोट बना लेते हैं। अच्छा जी, नोट मुझे बता दें क्या करेंगे जी। हमारा साल पहला कौन सा? 31 मार्च 9। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी। क्लियर? जब हमारे साल की पेमेंट के नीचे आपने लाइन लगा दी, तो लाइन लगाने के बाद मुझे बताएं ये लेस देन 1 to 2, 2 to 3 इज क्लियर? लेस देन 1, 1 to 2, 2 to, ये 30 आ गया, 30 इधर आ गया, UGRV 0, 30 दोबारा इधर आ गया। ओके, अब मोहतरम लाइन की जरूरत नहीं, चलें लगी रहने दें, कोई मसला नहीं। अर्न्ड और अनअर्न्ड, मोहतरम ये तो अनअर्न्ड है, ये भी अनअर्न्ड है, लेकिन इसमें से जो P&L में गया है वो अर्न्ड है, जो नहीं जा सका वो अनअर्न्ड है। तो 2487 इंटू 6/12 करें, जो अनअर्न्ड है 1243 या 44, जो मर्जी करो, 43 आप सही कह रहे हो, ऊपर अपने 1244 इनकम में डाला है, तो 1243। अब देखें कौन कौन सी फिगर्स टोटल होंगी? अनअर्न्ड, अनअर्न्ड और अनअर्न्ड। क्लियर जी? इसको उठाएं आप, अनअर्न्ड, अनअर्न्ड और अनअर्न्ड को उठाएं, यही वही 2487 इंटू 6/12, ठीक है? ये भी अनअर्न्ड है। ओके, इसके बाद जमा क्या? 1736 और 908 कितना आ गया? 3887। और अब 26113 से अगर आप कह रहे हैं मैच नहीं कर रहा, तो मोहतरम प्लीज मैं इधर मूंगफली नहीं बना सकता, क्योंकि चना मूंगफली से हमारा काम नहीं चलेगा। रेवड़ी भी आजकल आ गई है, चना मूंगफली से इसलिए हमारा काम नहीं चलेगा कि ये भी रिसीवेबल है और इसका 6/12 रिसीवेबल है। ऐसा ही है, ये भी रिसीवेबल है और इसका 6/12 रिसीवेबल है, इसलिए अब ये भी कुछ करके आपका मैच नहीं करेगा। तो अब आप अगर चेक करना चाहें तो ये पता है कैसे होगा? वैसे तो इसके मार्क्स नहीं होते पेपर में, और चेक करके आपको पता है परेशानी होती है हमें भी। तो 24869 जमा, इसका कितना हिस्सा अभी तक स्टिल रिसीवेबल है? 1244 या 33 जो भी है। क्या जवाब आया? 26113, यही जवाब आ गया। तो ये अगर आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चना और मूंगफली दोनों हमारी अप्रोचेस क्या हो गई? फेल हो गई यहाँ पे आके। वाई? क्योंकि ये रिसीवेबल सारा नहीं है, कुछ इसमें से अर्न्ड है, बाकी अनअर्न्ड। ओके, तो बहरहाल मैच करवाना जरूरी नहीं होता, अनअर्न्ड सही निकालना होता है। अनअर्न्ड का तरीका बता दें, जो हमारे साल के P&L में चला जाए उसे क्या कहते हैं? अर्न्ड, बाकी सारा अनअर्न्ड। आगे आ जाओ भाई, चलें यार, कल वाली चीजें रिवाइज करें। ये सवाल निकाल लें कल वाला। अभी कल वाले नोट्स, बुक का पेज भी ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, टेंटिव नहीं, जो रात कल नहीं आए थे वो भी टेंटिव हो जाए, कोई नहीं, इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। IAS 21 में कोई ऐसी मुश्किल बात कल हमने नहीं की थी। Habib sold goods to overseas customer for UK to 935 pound on 12 दिसंबर 2011। हमारा ईयर एंड क्या होगा जी? 31 दिसंबर 11। हमने चीजें किस दिन बेची?
हबीब सोल्ड गुड्स टू कस्टमर ऑन 12 दिसंबर 11। ईयर एंड इज 31 दिसंबर 11 एंड पैसे कब आए डेटर से? 15 जून 12। कल वाले नोट्स हैं, बल्कि ये नोट्स छोड़ें, खत्म करें, बुक पे सब कुछ लिखा करें। पेज 757 है। अच्छा जी, ईयर एंड 31 दिसंबर और पैसे कब आए? 15 जून 12। 15 जून 12। कैश क्या हुआ? रिसीव हुआ। कितनी डेट्स आपके सामने आ गई? 1 2 3, 3 डेट्स आपके सामने आ गई। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं, इंट्रो में क्या एंट्री करते थे? क्रेडिट सेल की, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। और इंट्रो में क्या एंट्री करते थे? कैश आने की, कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट। लेकिन मोहतरम मुझे ये बताएं, आप सारी बातें छोड़ दें, सिर्फ समझे मैंने $1 की चीज बाहर के मुल्क बेची है। जब मैंने चीज बेची 12 दिसंबर को तो डॉलर था 160 रुपए का। जब मैंने चीज बेची डॉलर था 160 रुपए का, तो बाहर से $1 आना था, यानी मैं क्या खुश होता, मुझे कितने पैसे आने हैं? 160। ईयर एंड पे डॉलर हो गया 162 का। अब बताएं, खैर है देखी जाएगी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपडेट करना बनता है? सोच के बताएं, अपडेट करना बनता है, क्योंकि डॉलर चढ़ता ही जा रहा है माशाल्लाह, तो पता नहीं नीचे आए ना आए, तो यूजर्स को बता देना चाहिए। बहरहाल चढ़े नीचे आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड कहता है आपने 31 दिसंबर को डेटर को किस पे ले आना है? जो 31 दिसंबर का रेट है। तो इस दिन अगर मैंने $1 की चीज बेची तो मैं क्या एंट्री करूं? बोले बोले बोले, ऐसे समझाने के लिए बोलो। $1 की चीज बेची, क्या एंट्री करूं? 160 रुपए बाहर के मुल्क से आने हैं, डेटर डेबिट, वो इस दिन का रेट लगा के। मैं सवाल नहीं करा रहा ये वाला, मुझे नहीं पता सवाल में क्या रेट है। इधर देखें, 31 दिसंबर को कोई मुझे आके बताए यार डॉलर $2 बढ़ गया है, 162 का हो गया है। अब 162 से तो एंट्री नहीं बनती ना। सोचें जरा, कोई एंट्री मशवरा दें, क्या एंट्री कर लूं? डेटर डेबिट $2 से और अदर इनकम क्रेडिट, P&L क्रेडिट, एक्सचेंज गेन क्रेडिट $2 से। ये कल हमने पढ़ा था। और अगर इन द एंड जिस वक्त मैं पैसे लेने गया तब माशाल्लाह डॉलर 167 पे पहुंचा हुआ था। डॉलर किस पे पहुंचा था? 167 पे। करवाएं जरा एंट्री 167। पहले कैश डेबिट 167, डेटर किस पे पड़ा हुआ है? 162 पे। और मुझे गेन आ गया, कितना गेन आ गया? 5। कल वाली बातें रिवाइज होगी, समझ आ गई? ओके, अब ये सवाल देख लें जो हमने कल किया था, इसको रिवाइज करते हैं, फिर आज वाला सवाल शुरू करते हैं। हबीब सोल्ड गुड्स टू ओवरसीज कस्टमर फॉर 935 पाउंड। देखें जी, 935 पाउंड इंटू 180 रुपए, सेल कितने पे रिकॉर्ड होगी? जो फिगर भी आई 168,300 पे। नेक्स्ट, 31 दिसंबर को ये पाउंड गिर गया है, पाउंड गिर गया है। तो पाउंड गिर गया है, मैंने यहां से नहीं देखना मुझे खुशी हो या गम हो, मैंने यहां से नहीं देखा करना मुझे खुशी हो या गम हो। मैंने क्या करना है? मैंने नया वाला डेटर निकालना है अपना। नया डेटर मुझे बताएं मैं कैसे निकालूं? मेरा डेटर कितना है? मुझे बाहर से लफाफा खोलूंगा तो 935 पाउंड मिलेंगे। तो बाहर से मुझे क्या आने हैं? 935 पाउंड। 935 पाउंड आएंगे। अगर ईयर एंड पे आ जाते, जो कि आने नहीं है वैसे, अगर ईयर एंड पे आ जाते 935 पाउंड, तो कितने पैसे बनते? इसके बिल मुकाबिल मेरा डेटर कितने पे खड़ा है? अब बता दें, मेरा डेटर 168 पे खड़ा है, मैंने उसे 150। अच्छा, ये जो सॉल्यूशंस होंगे ना हमारी किताब के, वहां यहां माइनस लिखा होगा, माइनस प्लस मैं नहीं पसंद करता, आप वर्सेस का लफ्ज लिखा करें बस, सॉल्यूशंस में इग्नोर कर दीजिएगा माइनस प्लस। अच्छा, अब बता दें मैंने डेटर किस पे लेके जाने हैं? आप बता दें अगर डेटर से कम पैसे आने हैं तो डेटर को क्या कर दूं? डेटर क्रेडिट, कल किया था। क्लियर? जब अगला साल आया और पेमेंट की बारी आई तो मुझे के मुल्क से 935 पाउंड जब लिफाफे में बंद होके आए होंगे तो उस वक्त पाउंड कितने का हो गया? तो मेरी खुशियां होंगी 184। सबसे पहले मैं 935 पाउंड को 184 से मल्टीप्लाई करके किसी स्टॉक मार्केट, किसी भी मार्केट में जाके ये पैसे अपनी जेब में डालूंगा। 935 पाउंड मैंने चीजें बेची हैं, 935 पाउंड का लिफाफा आएगा, वो लिफाफा मैं बाजार लेके जाऊंगा, बाजार लेके जाके 184 के एतबार से पैसे अपनी जेब में डाल लूंगा। बता दें ये पैसे जेब में कितने आ गए? 1,72,000। लेकिन डेटर खड़ा किस पे है? इसके दो तरीके हैं देखने के। एक तरीका ये है कि डेटर खड़ा 158,950 पे है। डेटर को आप ले आए थे ना यार, 170 पे ले आए थे ना। एक तरीका ये है डेटर खड़ा है 158,950 पे। दूसरा तरीका मैंने कहा था जनरल एंट्री से मैनुअली चलें। क्रिएट कितने से हुआ था डेटर? रिवर्स कितने से हुआ? ये मैनुअल तरीका है, थोड़ा सा लंबा लेकिन समझ आता है। तो डेटर कितने पे खड़ा है? हमें कितने आ गए?
तो क्रेडिट पे आ रहा है, ऑब्वियसली इट विल बी अ गेन। तो कल तक की ये रिवीजन थी। चलिए अगला सवाल, आज का पहला सवाल। ये वही आप किताब का सफा खोली रखें, पेज 757, और क्वेश्चन 5 है जी उसमें। वही किताब का सफा खोली रखें, जो भी लिखना हो किताब के सफे पे लिखा करें। तो आज हम फिक्स्ड एसेट खरीद लेते हैं। कल हमने इन्वेंट्री बाय की थी, आज फिक्स्ड एसेट खरीद लेते हैं। एंट्री सारी बच्चों वाली हैं, आपने सारी खुद ही करवानी है कल की तरह। अ कंपनी परचेज अ प्लांट ऑन 1 नवंबर 2014। अगर IFRS 16 का लेवल ये है तो IAS 21 का लेवल ये है। बड़ी आसान एंट्रीज है इस टॉपिक में। अ कंपनी परचेज प्लांट ऑन 1 नवंबर 14 फॉर UK पाउंड 1000 एंड मेड अ पेमेंट ऑन। यहां पे मसला आ जाता है ना, चीज खरीदते ही पेमेंट अगर ना हो ना, तो उधार पे जब भी पेमेंट हो तो फिर हमें करेंसी के रिस्क का एक्सपोजर मिलता है, यानी हम एक्सपोज हो जाते हैं। जैसे आप निकलते नहीं, मास्क पहने बगैर बाहर निकले तो आप एक्सपोज हो गए हैं। इसी तरह अगर आप क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन कर लें तो आप फिर समझे आप फंस गए। अब फॉरेन करेंसी के ऊपर नीचे जाने से आपको डर लगेगा। वो डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन में चीजें बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। फिलहाल हम चीजें क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। 1 नवंबर को खरीदी है, पेमेंट अगले साल है, क्योंकि मेरे ख्याल से ईयर एंड, हाँ ईयर एंड 31 दिसंबर 14 है। इन तीनों को सवाल करते हुए आपने पेपर में रीडिंग टाइम में नहीं पढ़ना। ये तीन तो जब सवाल में जरूरत पड़ेगी तो डेट इंशाल्लाह देख के पढ़ लेंगे, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं। प्लांट खरीदा हमने, लाइफ कितनी है जी 10 ईयर्स। 10% स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 10 ईयर्स, और ना लिखा हो तो स्ट्रेट लाइन है। लाइफ 10 साल है या रेट 10% है, जो मर्जी आप इसे कह दें। एंट्रीज करनी है किसके साल की, 31/12/14 और 31/12/15 की। और बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस बनाना है किस साल का, 31/12/14 और 31/12/15। चलिए शुरू करें। पहली एंट्री करवाएं। पहला ईयर एंड कौन सा है, 31 दिसंबर 14। यकम, भाई कैमरा उधर करो, 1 नवंबर 2014। देखें जी प्लांट कितने का है, उधर प्लांट कितने का है 1000 का, और उस वक्त यूरो है पाउंड जो भी है। अच्छा, और ये पाउंड उस वक्त कितने का है 198। चलो आ जाओ इधर। एंट्री बताएं क्या है, एसेट का नाम को लिखा हुआ है प्लांट। प्लांट डेबिट पेएबल क्रेडिट। इंट्रो की क्लास में नहीं बच्चों को समझ नहीं आ रही होती, टीचर कहते हैं यार इन्वेंट्री खरीदो तो क्रेडिटर लिख देना, फिक्स्ड एसेट खरीदो तो पेएबल लिख देना। बस लाइबिलिटी है यार, थोड़े बड़े बड़े हो गए, लाइबिलिटी है, जो मर्जी लिखे ना हो। प्लांट डेबिट पेएबल क्रेडिट जी। कैलकुलेशन करवाएं जी। 1000 ये पाउंड जरब 198 कितना हो गया जी 198 जी। आगे चलें, कैमरा उधर लेके जाओ। सबसे पहली लाइन में देखें पेमेंट इस साल हो रही है अगले साल हो रही है। सबसे पहली लाइन के अंदर लेके जाएं और बताएं पेमेंट इस साल हो रही है अगले साल हो रही है। पेमेंट को हाईलाइट कर दिया करो, पता नहीं लेजर नजर आते हैं ऑनलाइन वालों को, जानिए उधर से ऊपर से। पेमेंट इस साल हो रही है अगले साल, अगले साल हो रही है पेमेंट। चलें ठीक है जी। रेट को हाईलाइट करो जरा, रेट कितना है आप ना। अब अगले साल वाला रेट हमें नहीं चाहिए, अब हमें कौन सा वाला रेट चाहिए 31 दिसंबर वाला। वो रेट बताओ कितना है 200। इधर आओ, मुझे बताएं मैं ये पेएबल 198 पे खड़ा रहने दूं, बताएं ये पेएबल 198 पे खड़ा रहने दूं या मुझे 200 के एतबार से पेमेंट करनी पड़ सकती है। कल क्रेडिटर के साथ भी यही सलूक किया था। तो अब मुझे बता दें पेएबल मैंने बुक कितने पे किया था 198 पे, लेकिन अब पेएबल किस पे लाना पड़ेगा ईयर एंड के ऊपर। अगर आपने डेटर क्रेडिटर की पेमेंट नहीं की तो वर्सेस वाली कैलकुलेशन मस्ट है। अब कौन सी वाली कैलकुलेशन करेंगे, वर्सेस वाली, जल्दी से कर दें। पेएबल, पेएबल को सेट करें 31 दिसंबर 14। अच्छा पहले ना इसमें कोई एंट्री नहीं होगी, इसमें पहले कैलकुलेशन होगी, फिर देखेंगे एक्सचेंज लॉस है गेन है, फिर एंट्री होगी। इसमें पहले कैलकुलेशन किया करेंगे, कैलकुलेशन भी शो करनी है जी। मोहतरम बताएं जी कितने मल्टीप्लाइड बाय ₹200। क्या जवाब आया जी 2 लाख वर्सेस जी। एरो ना ऐसे खींचना है, हमेशा ऐसे खींचना है एरो, क्योंकि हम ये वाली फिगर पहले निकाल रहे होते हैं ना, तो एरो हमेशा ऐसे खींचना है। इस फिगर को इस पे लाना है। आप बता दें जी पेएबल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पेएबल बढ़ाने की एंट्री बताएं। पेएबल क्रेडिट कितने से 2000 से, पेएबल क्रेडिट, और एक्सचेंज लॉस डेबिट। अच्छा ये बात मैं आपसे करता चलूं मोहतरम, एक बात याद रखिएगा, प्लांट को नहीं छेड़ना।
इस पे एक तफसीली बात होनी है इंशाल्लाह कल क्लास के एंड पे। प्लांट को नहीं छेड़ना दोबारा। वजह पता है क्या है? वो प्लांट कहेगा यार मेरा क्या कसूर है, उधार में खरीदो या कैश में खरीदो, मेरी कॉस्ट को क्यों तंग कर रहे हो? तुम्हारा मसला है, तुम्हारे पेएबल बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। प्लांट तो प्लांट है, बस एक दफा खरीद लिया तो हर साल प्लांट को बदलते रहो, फिर अगले साल फिर मसला को डेप्रिसिएशन पे चेंज हो, ये क्या चक्कर होना है? प्लांट की कॉस्ट फिक्स है, वो एक दफा तय हो गई है, वो उसी के ऊपर पड़ी रहेगी। इसे कहते हैं, कल मैं लफ्ज बोलूंगा, आज बोलना नहीं चाह रहा था, इसे कहते हैं प्लांट को स्पॉट रेट पे छोड़ दो। बस जो स्पॉट रेट आपने रिकॉर्ड किया था ना ट्रांजेक्शन डेट पे, ये ट्रांजेक्शन डेट है ना, और ये ईयर एंड है, ये ट्रांजैक्शन डेट है ना, पुराना सवाल जो, ये ट्रांजैक्शन डेट है, और ये सेटलमेंट डेट है। ये क्या है? सेटलमेंट डेट। बहरहाल बातें करेंगे इस पे, फिलहाल इन्होंने सवाल पूछ लिया, मैं आगे चला गया। ये क्या है? ट्रांजैक्शन डेट, जिस दिन चीजें बेची। ये क्या है? ईयर एंड। और ये क्या है? सेटलमेंट डेट। इधर आओ, ये क्या है? ट्रांजैक्शन डेट, जिस दिन प्लांट खरीदा। ये क्या है? ईयर एंड। और अगले साल सेटल भी हो जाएगा, ये पेएबल पे भी कर देंगे। तो बहुत अच्छा सवाल आया था कि प्लांट को नहीं छेड़ना। बिल्कुल जी, प्लांट को नहीं छेड़ना। प्लांट कहेगा मेरा कोई कसूर नहीं, तुम्हारी मर्जी है, ट्रांजैक्शन तुम कैश पे करो, क्रेडिट पे करो, मुझे बस रिकॉर्ड करके भूल जाओ। वो तो आप रिवैल्यूएशन मॉडल अलग चीज है ना, वो तो आगे इसको कॉस्ट पे रखो, रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखो, उसका करेंसी से ताल्लुक नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट आगे बोले। हाँ एक्सेलेंट, डेफिसिएंट की एंट्री करनी है। डेफिसिएंट की एंट्री के लिए कैमरा ना तो लेके जाओ, 10% रेट है, कॉस्ट डिप्रिशिएट करनी है 190 है। चलें जी, एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट डेबिशन क्रेडिट। डेट ऑफ परचेज बताएं प्लांट की, 1 नवंबर। ईयर एंड 31 में 2/12 जी। कॉस्ट 198,000 इंटू 2/12 3300। 1 पॉइंट लें, अगले साल की एंट्रीज कर दें। कल कराई नहीं है सारी एंट्रीज आपको। भाई इधर कर दो ना, सवाल देखने बच्चे। चलें जी, ओवर होगी। तो पेमेंट मोहतरम कितने की हो रही है आगे? 199 पे, 1 मार्च 2015। अच्छा, आप लीज की तरह ना कहिएगा ये एंट्री किसके सामने करनी है, कोई रिदम नहीं चल रहा, बस पेमेंट की एंट्री कराएं। ईयर एंड 31 दिसंबर 15, 1 मार्च 15। बोलें जी एंट्री। पेबल डेबिट 2 लाख से और कैश क्रेडिट कितने से? हाँ, एज इट इज एंट्री नहीं किया करनी, जो तरतीब है वो बताएं कल वाली। पहले क्या आएगा? कैश, फिर क्या खत्म करेंगे? पेबल। बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस। तो कल वाली तरतीब पे चलें। कैश दी 199, 1000 इंटू 1,99,000। पहले कैश रिकॉर्ड किया करें सेटलमेंट डेट पे, फिर उसके बाद आप बताएं पेमेंट। पेबल कितने पे खड़ा है? 2 लाख पे पेबल खड़ा है। यहां से भी देखा जा सकता है और यहां से भी पता चल रहा है, दोनों तरीके समझा करें। पेबल खत्म कर दें कितने से जी? अब पहले जरा सोच के बताएं कि अगर 2 लाख वाले को आप 199 दे दें तो खुशी की बात है। कितना गेन आ गया? एक्सचेंज गेन बैलेंसिंग 1000। अगर एक्सचेंज की एंट्री करवा दें तो पूरे साल की होगी। 198 को ना छेड़ना, नहीं छेड़ना,
198,000 into 10%. 19,800. P&L बना दें, बैलेंस शीट बना दें, लेकिन 1 मिनट ज़्यादा ना लीजिएगा। P&L बैलेंस शीट बना दें। डस्टर इधर है, डस्टर। ओके, 31 दिसंबर 15 और 31 दिसंबर 14। डेप्रिसिएशन इजी मार्क्स लिया गया। डेप्रिसिएशन 3300 और 19,800। अच्छा जी, एक्सचेंज लॉस आ रहा है पहले साल। एक्सचेंज लॉस कितना? 2000। और एक्सचेंज गेन कितना जी? 1000। अच्छा, एक आपकी मर्जी होती है, अगर आपने करना है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। देख लें इधर, ये खर्चा है, ये खर्चा है, ये गेन है। आगे मैं क्या कहने लगा हूँ? हाँ, लगाना है तो नेगेटिव लगा दें, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन नाम से भी पता चल रहा है ये बन गए P&L के एक्सट्रैक्ट्स। अब किसके बनाने हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ना किसी भी टॉपिक में कैश को नहीं शो करना होता, कैश भी सोचते हैं शो करें। तो बैलेंस शीट में एसेट आएगा और पेएबल आएगा। पेएबल बस किस पे आएगा ये आपने मुझे बताना है, ये आपका मेन सवाल है। बैलेंस शीट P&L कितने में? 15 14। तो करंट लायबिलिटीज में आएगा, क्योंकि अगले साल ही पे हो जाना है ना। करंट लायबिलिटीज पेएबल, यहां से भी पता चल सकता है कैरी डाउन कितना है, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि ये देखें पेएबल कितने पे खड़ा हुआ है? 2 लाख। क्रिएट हुआ था 198 से, ग्रो हो गया 2 से, करेंसी के रेट की वजह से। और एसेट में शो करता हूं, पेएबल यहां जाके खत्म हो गया 2 लाख से। सारे इधर देखें, पेएबल का कैरी डाउन 2 लाख, ब्रॉड डाउन खत्म हो गया 2 लाख, कैरी डाउन 0। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जी 47, ये खुद ही निकाल लीजिएगा कैसे निकले। क्या करेंगे आज? टाइम निकाल लेंगे एमसीक्यूज के लिए या कल लीज के या अगले हफ्ते? चलें देख लेते हैं, अभी कल तो रहने दें, पिछले हफ्ते भी संडे को बुलाया है तो देख लेते हैं अगले हफ्ते में। अच्छा, यह बहुत ही माजरत, असल में हमारी बुक से पहले आईकेएफ की बुक नहीं आई थी, वो थोड़ा बाद आई थी, बल्कि उसी दिन शाम को आ गई थी, लेकिन फिर बुक अपनी तो नहीं रोकी जा सकती थी। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कोई ऐसा सवाल ना आपको कराया जाए जो किताब में नहीं है, लेकिन अनलकीली ये हमारे दूसरे दिन ही स्टैंडर्ड के एक ऐसा सवाल आ गया जो किताब में नहीं है। तो इस सवाल को करते हैं, ज़रा बड़ा अच्छा सा सवाल है, कल वाले सारे कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के नोट्स में पहला सफ़ा है मेरा, ये सवाल इस जैसा बुक में शायद कोई है, लेकिन आईकेएफ ने इसको काफ़ी मेजर चेंज कर दिया सवाल में, तो इसलिए मैंने वो आईकेएफ वाला सवाल ही लिया। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। सादा सादा सी ट्रांजेक्शन्स हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नई हो आपके लिए। देख लें, बॉट इक्विपमेंट ये भी किया है, बॉट एसेट। एक ट्रांजैक्शन कौन सी है? सोल्ड गुड्स। तीसरी ट्रांजैक्शन कौन सी है? सोल्ड गुड्स। और चौथी क्या है? बोरोड, यानी मीन लोन लिया ना, लोन लिया। वो ये 3-4 ट्रांजैक्शन है। अच्छा, ये नीचे क्या आ रहा है? रोलांड, दिनार, क्रैम, सिरिल। इसका मतलब है शायद ये ट्रांजैक्शन हमने मुख्तलिफ मुल्कों में की हैं। हमने इक्विपमेंट कहीं और से खरीदा है, चीज़ें किसी और मुल्क में बेची, फिर चीज़ें किसी और मुल्क में बेची, और उधार किसी और मतलब लेवल है हमारा। ओके, चलें जी स्टार्ट करें। सिंपल सी चीज़ें कल वाली। MZ लिमिटेड इज इनवॉल्व द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। MZA bought equipment for 130 dinar on 4 मार्च 2018।
18 हमारे साल खरीदे, ये देखें जरा स्काई ब्लू, 4 मार्च 18 हमारे साल खरीदे, और पेमेंट भी भाई अगर हमारे साल चीज खरीद के हमारे साल ही पेमेंट हो जाए तो फिर वर्सेस वाली एंट्री नहीं होगी। ईयर एंड के ऊपर फिर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि डॉलर के साथ, रोलांड के साथ, दिनार के साथ क्या बनी। क्लियर? चलें जी, लेट्स स्टार्ट। पहली एंट्री कर देते हैं, बॉट इक्विपमेंट फॉर 130 दिनार ऑन 4 मार्च। पहले इसकी एंट्री कर दें बस। 4 मार्च को 130 दिनार रुपए देके, 130 दिनार माजरत रुपए की मैं बोल रहा हूँ, 130 दिनार देके 4 मार्च को मैंने इक्विपमेंट बाय किया है। दिनार 4 मार्च को कितने के? 180 के। दिनार का लेवल देखें, अच्छा होमवर्क के सवाल में अगर इंपेयरमेंट लॉस आ गया तो ये तो नहीं कहेंगे रिवाइज नहीं कराया हुआ था, लेक्चर 1 में किया था, लेकिन इंपेयरमेंट लॉस का फॉरेन करेंसी से ताल्लुक नहीं होगा। इंपेयरमेंट लॉस किन दो अमाउंट्स को कंपेयर करके निकलता है बताएं? कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट। तो मेरा नहीं ख्याल में हिंट दूं आपको कि कैसे आपने करना है, आप ट्राई कीजिएगा होमवर्क का सवाल। उसमें इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री एक्स्ट्रा होगी, डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस की। होमवर्क वाला सवाल मैं डिस्कस नहीं करा। और वो जो इंपेयरमेंट लॉस होगा उसका IAS 21 से ताल्लुक नहीं होगा, वो पुरानी वाली कैलकुलेशन। चलें जी, हमारा सवाल आ जाए वापस। यार कैमरा उधर लेके जाओ, डेट बताओ पहली। यकम, अब तो ये बुक में नहीं है इसलिए कैमरा बार बार लेके जाओ। यकम मार्च 4 मार्च 2018 क्या बाय किया? इक्विपमेंट। नीचे देखो 4 मार्च का रेट 180, इधर ले आओ। क्या एंट्री करूं इक्विपमेंट बाय करने की? कैश पे खरीदा, किस्तों पे नहीं सॉरी, कैश पे खरीदा या उधार पे खरीदा? उधार पे खरीदा। इक्विपमेंट डेबिट, पेएबल क्रेडिट। बताएं जी, 130 दिनार का, और दिनार कितने का है? 180 का। 23400 जी। अब क्या करें, अब फिर तो बहुत अजीब सा हो जाएगा भाई। ये अब इंडिपेंडेंट सिनेरियोस तो नहीं है, लेकिन डेट्स की तरतीब बड़ी अजीब सी है। जिसमें 2 में कोई और डेट्स चली हुई है, इधर कोई और डेट्स चली हुई है। बेहतर है वैसे डेट्स की तरतीब फॉलो करें, लेकिन अभी छोड़ें, टॉपिक की बेस बन रही है, कॉन्सेप्ट आगे पीछे जी। 4 मार्च को एंट्री पहली होगी। अगली एंट्री बताएं जी कब होगी? अगस्त 25। पेड का मतलब अंडरलाइन करके सेटलमेंट डेट। पेड का मतलब सेटलमेंट डेट। और बॉट इक्विपमेंट को अंडरलाइन करके ऑनलाइन वाले फिर खुद लिख लिया करें तो रजिस्टर पे बॉट इक्विपमेंट का लफ्ज और पेड का लफ्ज। बॉट इक्विपमेंट को अंडरलाइन करके ट्रांजैक्शन डेट, और पेड को अंडरलाइन करके, ये क्या चक्कर है? पेड भी हो रहा है, सॉरी ट्रांजैक्शन भी हो रही है, पेमेंट भी हो रही है। ईयर एंड कहां गया? ईयर एंड से पहले ही पेमेंट होगी जी। क्या तारीख है? 25 अगस्त 2018। बताइए पहले क्या आता है? कैश। कितने दिनार हैं? 130 दिनार हैं। 130 दिनार हैं, लेकिन दिनार कितने का हो गया? लेके जाओ जरा कैमरा उधर। 230 का दिनार 230 का हो गया 25 अगस्त को। 29900। ओके। पेबल किस पे खड़े? 23,400 पे। 23,400 वाले को अगर हम 29 पे करें तो हम बेहोश हो जाए। 23,400 वाले को 29 पे करें, 23,000 वाली फीस 29,000 हो जाए तो बच्चे की जान निकल जाती है। यार ये क्या हो गया? तो बोलें गेन आ रहे, लॉस आ रहे। एक्सचेंज लॉस 6500। अच्छा एक बात अब रिवाइज करा दें फिर आगे चलते हैं। बोतल उधार पे बेचने की एंट्री, डेटा डेबिट, और एक और एंट्री भी होती है, बोतल जा रही होती है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। ये बोतल बेचने की एंट्री है, और बोतल ये भी बोतल बेचने की एंट्री है, ताकि सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए 2 रुपए का। अब पढ़ें। ऑन 27 फरवरी 2018 MZL लिमिटेड, किताब में कोई सवाल ढूंढ के इस जैसा ढूंढने की कोशिश ना करें, एंटायरली डिफरेंट सवाल है किताब में। ऑन फरवरी 27 MZL लिमिटेड सोल्ड गुड्स which cost rupees PKR 7,000 for CRAM 425
अब मुझे बता दें यार ये दोनों क्या फिगर्स हैं। 7,000 की चीज 425 क्रैम में बेची। मिसाल के तौर पे हमारी दुकान है लाहौर के अंदर जिसपे हम कोई पर्स बेचते हैं। अब हम जो पर्स बेचते हैं, वॉलेट बेचते हैं, वो हम खरीदते, लाहौर में हमारी दुकान है, वो हम खरीदते पेशावर से हैं। तो पेशावर से मैंने चमड़े के बने हुए बैग खरीदे, उसमें एक बैग 7,000 का था। अब मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूं, तो मुझे पता नहीं ये क्रैम किस मुल्क की करेंसी है, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूं, मुझे बाहर के मुल्क से ऑनलाइन ऑर्डर आया कि यार वो चीज जो आपने दुकान पे खरीद के रखी हुई है और अपनी वेबसाइट पे लगाई हुई है, वो आप हमें कितने की बेचेंगे? मैंने कहा 425 क्रैम की बेचूंगा। तो मोहतरम ये 7,000 क्या है और ये 425 क्या है? ये पाकिस्तान में मेरी दुकान है, पाकिस्तान में मैं हो सकता है खुद मैन्युफैक्चर ना कर रहा हूं चीजें, पाकिस्तान में किसी से मैं गया 7,000 रुपए का बैग खरीद लिया, 7,000 रुपए का, और फिर बाहर के मुल्क मैंने इसको कितने का बेचा? 425 क्रैम का। लेकिन 425 क्रैम तो 7,000 रुपए से शायद ज्यादा ही बने ताकि मैं कुछ प्रॉफिट भी कमाऊं। टू अ कंपनी हुज करेंसी वाज क्रैम्स, ऐसी कंपनी को बेचा जिसकी करेंसी उस मुल्क में क्रैम है। पैसे कब आए हैं? हमारे साल ही पैसे आ गए हैं। तो सेल की दो एंट्रीज कर लेते हैं, एक 425 से सेल की एंट्री कर लेते हैं और इससे कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री कर लेते हैं। ये दो एंट्रीज तो वो जो अभी आपको सिखाई हैं, और ये सेटलमेंट डेट है, रिसीव्ड, ये सेटलमेंट डेट हो जाएगी, और सोल्ड गुड्स ट्रांजैक्शन डेट, और रिसीव्ड मनी सेटलमेंट डेट, बीच में ईयर एंड नहीं आएगा। तो 3 एंट्रीज, पहली एंट्री इसकी करवा दें 425 क्रैम की, दूसरी एंट्री 7,000 रुपए की, और तीसरी एंट्री पैसे मिलने की। 425 क्रैम की एंट्री बताएं चीज बेचने की। तारीख 27 फरवरी 2018। ये कौन सा था? ए था बी था? जी 27 फरवरी 2018। चीजें बेचने की एंट्री, सेल डेटर कितने से बुक करें? 425 क्रैम से। किस दिन डेटर बुक करें? 27 फरवरी को। 20 रुपए के एतबार से डेटर बुक करना है। 425 क्रैम इंटू रुपीज 20, 80,500। ये होगी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट वाली एंट्री। लेकिन लकीली कॉस्ट पाक रुपीज में गिवन है, और लॉजिक जो जहन में रखनी है वो ये कि लाहौर में मेरी दुकान है, पेशावर में जाके मैंने 7,000 रुपए का बैग खरीदे, और फिर बाहर के मुल्क में फॉरेन करेंसी में इसको क्या कर दिया? बेच दिया। जी मोहतरम बताएं। जी बिल्कुल, 27 फरवरी को सेम एंट्री, सेम डेट पे एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 7,000। हाँ दूसरी एंट्री भाई कह रहे हैं आखिर में एक लाइन लिखी हुई है, ये एंट्री परपेचुअल सिस्टम यूज करिए। परपेचुअल में असल में दो एंट्रीज होती हैं, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, वरना पीरियोडिक में एक ही एंट्री होती है, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट। अच्छा, द प्रोसीड्स वर रिसीव्ड ऑन 25 मई 2018 इन क्रैम्स। 25 मई 2018 को पैसे आ गए क्रैम्स में। तो पहले क्या रिकॉर्ड करें? कैश 25 मार्च 2018 डेटर से, 25 में डेटर से पैसे आने की एंट्री बताएं। कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। पहले क्या रिकॉर्ड करें? कैश। कैश कितने क्रैम आने हैं? अच्छा कैमरा उधर लेके जाओ। क्रैम कितने का है? 19 रुपए का। किस दिन? 25 मई को जी, इंटू 19 8075। ये तो वो हो गए जो पैसे आए, और जहन में मैंने आपको चीज समझाई हुई है कि एक लफाफा आएगा, तो उस लफाफे में 425 क्रैम पड़े होंगे, आप बाजार लेके जाएंगे उस लफाफे को, और 8,075 रुपए आपकी जेब में आ जाएंगे। इसी तरह फॉरेन डेटर से पैसे आते हैं। ये मेरा फॉरेन डेटर है, कुछ किताबों ने ऐसे लिखा होता है फॉरेन डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। ओके अच्छा जी, डेटर कितने पे खड़ा हुआ है? तो 8500 वाले डेटर अगर 8,000 दे जाए तो ये गम है। तो बताएं लॉस, एक्सचेंज लॉस कितना? 425। बस ठीक है, अब आप 5 मिनट लें और सी और डी कर दें। क्या कराना आप? 5 मिनट भी ज्यादा ले आओ यार, पहले तो रख दो, कोई नोट ना करो, फिर ले आओ।
ले आओ इधर। ओके, ऑन सितंबर 2018 2 सितंबर 2018 को एमजेड लिमिटेड सोल्ड गुड्स विच कॉस्ट पीकेआर 5000। एक और लेदर बैग 5000 का, हमारी लाहौर में दुकान है, शायद हमने ये कराची से मंगवाया हो 5000 में। ये किसी ऐसे मुल्क में बेचा जहां पे सिरिल 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 हर वक्त बोली जाती है, सिरिल चाहिए मुझे, तो 258 सिरिल का मैंने बेचा है टू अ कंपनी हुज करेंसी वाज सिरिल। द अमाउंट वाज रिसीवेबल। आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होगा? रिसीवेबल, पेएबल, डिपेंड करता है सिनेरियो पे, लेकिन फिलहाल डेटर वाला सिनेरियो है तो आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होगा? रिसीवेबल। द अमाउंट वाज रिसीवेबल एट 31 दिसंबर 2018। 31 दिसंबर 18 को ये डेटर अभी तक रिसीवेबल है, बट साहब बट द प्रोसीड्स वर रिसीव्ड इन अगला साल व्हेन द रेट वाज, वो रेट उसने नीचे नहीं दिया था इस डेट का, इसलिए इधर दे दिया, व्हेन द रेट वाज सिरिल 1 इज इक्वल टू पीकेआर 27। अब एक एंट्री मेरे ख्याल से ज्यादा करनी पड़ेगी। ओके जी, डेटा डेबिट सेल कर कितने सिरिल? 258 सिरिल मल्टीप्लाइड बाय 258 सिरिल मुझे आने हैं, और सितंबर 2 को ट्रांजैक्शन हुई है, और सितंबर 2 का रेट 29 7482, तारीख 2 सितंबर। ओके, एक और एंट्री करनी है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट नेक्स्ट। मंडे को जो टेस्ट है वो सिर्फ लीज का होगा, IS 21 उसमें नहीं होगा। ये ना पूछेगा कितनी लीज। द अमाउंट वाज आउटस्टैंडिंग एट 31 दिसंबर। ये लाइन वैसे ना भी लिखता तो ये हमें यहीं से पता चला था, पेमेंट ही अगले साल हो रही है ना, ये लाइन ना भी लिखता तो पता चल गया था हमें 31 दिसंबर 18 को। अब दादा 31 दिसंबर 18 को डेटर को लेटेस्ट वैल्यू पे ले आए या जो था वैसे ही पड़ा रहने दें, क्योंकि डेटर से अब इतने पैसे नहीं आने, डेटर से डिफरेंट पैसे आएंगे। 31 दिसंबर 18 2800। ईयर एंड पे ना कोई एंट्री नहीं करनी होती, पहले वर्सेस वाली कैलकुलेशन करनी होती है जी। 258 इंटू 28 7224 वर्सेस जी। डेटर खड़ा किस पे है? 7482। उसे लेके किस पे जाने? अगर 74 रुपए की जगह 72 रुपए आए तो ये गम की बात है। एक्स जी बिल्कुल, क्योंकि देखो पेपर के लिए अलग से क्लासें नहीं होनी, वैसे ही थोड़ा शुगर है, पेपर के लिए अलग से क्लासें नहीं होंगी। अच्छा जी बोलें, बेहतर ऐसे पैटर्न पे रहो। 258 ओके 7 31 दिसंबर 18। मेरे ख्याल से ईयर एंड की एंट्रीज तो नहीं मांगी हुई उसने कि अगले साल की एंट्री हम ना करें। पास जनरल एंट्रीज फॉर अबाउट ट्रांजैक्शंस सारी कर देते हैं। इक्विपमेंट की भी हमें चढ़ी हुई है इसको डेप्रिसिएशन, लेकिन वो अब है ही नहीं, अब रेट ही नहीं गिवन। अच्छा अगली डेट से पहले मुझे ये बता दें कि कुछ ज्यादा क्लास के बाद ये तो नहीं आगे पूछेगा ये 258 और ये 258 बराबर आया करेंगे। ये इत्तफाकन 258 सिरिल में ट्रांजैक्शन हुई थी, लेकिन ये पाक रुपीज है 258। कितने लोग कहते हैं पहले नहीं सोचना था, आप सोचेंगे। अच्छा 7 फरवरी 2019 सिरिल कितने का हो गया? सिरिल को नजर लग गई है, क्लियर हो गया। वैसे तो शायद पाक रुपीज मजबूत हो रहा है सिरिल नीचे जाने से, लेकिन हमें तो सिरिल आने थे, तो हमें सिरिल आने थे तो सिरिल 29 से 28 का हुआ, 28 से 27 का हो गया।
तो हमारी तो जान पे बनी जा रही है, सीरियल कम होता जा रहा है। 258 सीरियल, एक सीरियल सुंडी कितने का हो गया? 27 का। हमें 258 सीरियलियां चाहिए, तो कितना 266 क्या डेट है? 7 फरवरी 2019। ओके जी। डेटर कितने पे खड़ा है? 7224 पे। या फिर क्रिएट हुआ था 7482 से और रिवर्स हुआ, सॉरी हाँ ठीक है, क्रिएट हुआ 7482 से डेबिट और क्रेडिट हुआ 258 से। नेट कितने पे खड़े? 722। तो 72 की बजाय 72 की बजाय 69 आ जाए तो क्या आ गया? एक्सचेंज लॉस कितना? 258। क्लियर एंट्री भी कर लिया ना खुद ही, उधर ही रखो अभी। अच्छा इधर लाएं, क्या लिखा हुआ है? MZA बोरो या MZA डिपॉजिटेड? बोरो का मतलब उधार लिया या उधार दिया? उधार लिया। MZA बोरोड 426 रोनाल्डो, 426 रोनाल्डो, 426 रोलांड ऑन मई 25, 2018। इट इज रीपेएबल इन, इसका मतलब है हमारे साल के एंड पे कोई पेमेंट नहीं है, अगले से अगले साल पेमेंट होगी। तो शायद इसको नॉन करंट लायबिलिटीज में हम शो कर दें बैलेंस शीट बनाते हुए, लेकिन इससे ज्यादा किस पे बात करने की जरूरत नहीं क्योंकि पेमेंट नहीं हो रही। लोन के प्रॉपर हम सवाल करेंगे, लोन में तो इंटरेस्ट भी डलेगा अभी, लेकिन ये आने वाले दिनों में। अच्छा जी, 426 रोलांड मई 25, 2018, ये 40 परचेजेस डेबिट पेबल क्रेडिट। चाचा मैंने एक ही दफा सोचा था जुम्मे की नमाज के लिए जूते उतारूंगा, तूने अभी उधार रिकॉर्ड करना जी। उधार कैश डेबिट लोन क्रेडिट, नहीं पेबल नहीं लिखना, लोन बोरो, बोरो लोन, लोन पेबल का लफ्ज 426 मल्टीप्लाइड बाय अच्छा एक चीज सोच के बताएं, पेबल्स को भी साल के एंड पे हम छेड़ देते हैं, डेटर्स को भी साल के एंड पे छेड़ देते हैं, तो आपकी क्या राय है? ये जो लोन है, लोन क्या 40 रुपए के एतबार से ही पे होगा या उस वक्त रोलांड महंगा हो गया हुआ है? तो फिर लोन भी तो पेबल टाइप की कोई चीज है, तो जिस तरह पेबल को आप छेड़ते हैं साल के एंड पे, इसको भी छेड़ें। लोन ऐसे छेड़ेंगे। ओके 31 दिसंबर 2018। ओके जी, पहले कैश क्रेडिट ना यार, नहीं सॉरी मादरत, कैश कहां से, सेटलमेंट नहीं हुई, पहले वर्सेस कैलकुलेशन जी। उधार कितना? 426 रोलांड जी, 426 रोलांड मल्टीप्लाइड बाय रुपीज 42 17892। अब उधार कितने पे खड़ा है? 17। जब मैं आपसे पूछूं उधार कितने पे खड़ा है तो आप ऊपर वाले को देख रहे होते हैं या नीचे वाले को देख रहे होते हैं? नीचे वाले को देख रहे होते हैं मेरे कहने पे, लेकिन वैसे देख कौन से वाले को रहे थे? नहीं यार ये गलत बात है ना। उधार कितने पे खड़ा से मुराद क्रेडिट साइड है। ओके आप बता दें। अच्छा एरो हमेशा ही ऐसे खींचा करें, उधार को 170 से उठा के 178 पे लेके जाना है, तो बता दें उधार ज्यादा वापस करना पड़ेगा, तो उधार बढ़ाना पड़ेगा। लोन क्रेडिट 852। सर अगले साल तो मैं बताया था रोनाल्ड के बारे में, उसका भी एक्सचेंज लॉस हर साल के एंड में निकालेंगे, ये लोन के सालों में हम करेंगे। ये स्टैंडर्ड कब खत्म करने की जरूरत महसूस होगी? जब पूरी दुनिया के अंदर एक ही बंदे की हुकूमत होगी और एक ही करेंसी होगी, उसे ये स्टैंडर्ड डिलीट हो जाएगा। डॉलर क्यों 5 रुपये दुनिया अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपने आप को। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल में सिंध फतह कर रहे हैं, हमारा बच्चा सुबह नमाज नहीं पढ़ा 17 साल में। ओके टू क्वेश्चंस एज बिलो, और अगला काम है जी डिस्कशन ऑफ हैंड रिटन पेज। हैंड रिटन पेजेस हमारी बुक में भी हैं, लेकिन बुक में थोड़े शायद वो मिस प्रिंट हुए हैं, इसलिए मैंने पोर्टल पे भी अपलोड कर दिए हैं हैंड रिटन पेजेस।
और हैंड रिटन पेजेस जो है वो आपको भी मैंने अटैच करके दे दिया है एंड पे। जब आप लोगों ने बुक खरीदी है हैंड रिटन पेज उसने अलग से दिए हैं? ठीक है, जिनको नहीं दिए वो मैं क्लास में बंटवा दूंगा, कोई मसला नहीं। अभी एक हैंड रिटन पेज खोलें, फोर्थ पे एंड पे है, लेकिन वो मिसप्रिंट हुए में है, वो मिसप्रिंट हुए में है। फोर्थ रो में जाएं तो वो हजरात हाथ खड़ा करते हैं जिनको बुक के साथ हैंड रिटन पेजेस अलग से नहीं दिए, तो ठीक है उसी के एंड पे हैं लेकिन वो मिसप्रिंट हुए में है, तो मैंने उसे कहा था अलग से दे देना। अब हाँ, सारे वो मिसप्रिंट ऐसे हैं कि थोड़े फैल के प्रिंट हो गए हैं, इस वजह से वो आखिरी बॉर्डर उड़ गए हैं। तो अब ऑनलाइन वालों को कैसे अकोमोडेट किया जाएगा? उनको वॉल्यूम 2 में दोबारा लगा दिए जाएंगे पेज, प्राइस कम करके, और क्या हो सकता है। बहरहाल देखते हैं। अच्छा, फिलहाल आप हैंड रिटन पेज निकालें, पोर्टल पे भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे भी मैं भेज दूंगा, और आपके पास भी अवेलेबल है इस वक्त। हैंड रिटन पेजेस में सारे भेजूंगा, उसमें आपने IAS 21 के ढूंढने हैं। इसमें हम रिवीजन करने लगे हैं IAS 40 की। ओके, IAS 21 हम पढ़े हैं, लेकिन हम डिस्कशन करेंगे IAS 40 की, फॉर IAS 21। लेकिन फिलहाल फॉरेन करेंसी को जहन से निकाल दें, पाक रुपीज में रिवीजन करते हैं। IAS 40 एक स्टैंडर्ड है जो FAR 1 में पढ़ाया जाता है, जिसका मकसद होता है कि आपने अपनी लैंड और बिल्डिंग या लैंड या बिल्डिंग किराए पे देनी है। इस बात का मतलब है कि लैंड एंड बिल्डिंग भी किराए पे दे सकते हैं, खाली लैंड भी आप किराए पे दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन IAS 40 का स्कोप क्या है? अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेचने के लिए लिया है तो फिर तो IAS 2 लगेगा। ठीक है, लैंड बिल्डिंग आपकी इन्वेंट्री में पड़ी होगी अगर आपका काम प्रॉपर्टी में डील करना है, चीजें खरीद के बेचना है। अगर राइज वालों ने लैंड एंड बिल्डिंग एडमिन पर्पस के लिए लिया है तो उस पर तो IAS 16 लगेगा। लेकिन अगर हेल्ड फॉर रेंटल है, आपने कहा मैं बस लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का जो ओनर है वो उसने ये वाली बिल्डिंग राइज वालों को रेंट पे दी हुई है, तो लैंड एंड बिल्डिंग फॉर रेंटल। अक्सर आपने आजकल तो सुना होगा, ये काम बहुत ज्यादा आम हो गया है, प्लाजाज बनते हैं तो प्लाजाज में लोग कहते हैं आप कोई दुकान खरीद लें। आपने कहा यार मैंने दुकान तो नहीं, मैंने नहीं चलानी, मैं तो ये कर रहा हूं, कहते हैं दुकान खरीद लें, आगे किसी को किराए पे दे दीजिएगा। तो हेल्ड फॉर रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कीमत बढ़ेगी उसकी, और या यानी चाहे आपकी नीयत लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हुए किराया लेना हो और इसके साथ हो के महंगी हो जाएगी, या आपकी नीयत किराया लेना हो या आपकी नीयत क्या हो, दोनों नीयतें भी हो सकती हैं या दोनों में से एक नीयत भी हो सकती है। कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा जी? तो लैंड एंड बिल्डिंग जो लोग खरीदते हैं बेचने के लिए या खरीदते हैं किराए पे देने के लिए, वो कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे जी? IAS 40। अच्छा, अब सवाल ये राइज होता है कि लैंड एंड बिल्डिंग आपने खरीदने के लिए रख ली, सॉरी बेचने के लिए रख ली या किराए पे देने के लिए रख ली, अब आप उसकी फेयर वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं या आप उसकी कॉस्ट में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हर साल वो महंगी हो रही है। स्टैंडर्ड आपको यहां पे चॉइस देता है, कहते हैं आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है कॉस्ट मॉडल यूज करना है कॉस्ट मॉडल यूज करो, लेकिन यहां रिवैल्यूएशन मॉडल का रस्ट नहीं है, यहां है फेयर वैल्यू मॉडल। अब आप चाहते हो तो इसको फेयर वैल्यू पे रखना है, फेयर वैल्यू पे रख लो। IAS 40 इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आपने प्रॉपर्टी ली है, सिर्फ लैंड और बिल्डिंग का किराए पे देना या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखना इस चैप्टर में फॉल करेगा। इनिशियल रिकॉग्निशन शायद आपको याद हो, रिकॉर्डेड इफ कॉस्ट कैन बी मेड लायबल एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी? कॉस्ट पे, इंक्लूडिंग नेसेसरी कॉस्ट सच एज, वो जो ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन जैसे दूसरी चीजों में ऐड की जाती है, जहां प्रोफेशनल फीस होती है वो ऐड की जाएगी। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आपके पास चॉइस है, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। यहां बाइंडिंग नहीं है, लिख सकते हैं आप कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। जिनके पास किताब में फटे हुए हैंडिजन नोट्स आए हैं ना, वो भी थोड़ा सा जरा देखें तो शायद ये चीज उनको मिल जाए। सफा एक्सपैंड होके आ गया वैसल में किताब में। अच्छा जी, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल, ओके छोड़ें आपके पास अभी, इधर आगे चलें जी। एग्जाम्पल 1, अब कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल में करना क्या है इसको देख लेते हैं।
ये मैं सोल्यूशन मिटा रहा हूं, लेकिन की पॉइंट्स जरा आपने समझने हैं। कॉस्ट मॉडल क्या कहते हैं जी? शो एसेट इन बैलेंस शीट एट कॉस्ट लेस अकामुलेटेड एंड अकामुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, बिल्कुल IAS 16 की तरह। एंड P&L विल शो, ऑब्वियसली इंपेयरमेंट अगर आएगी तो वो भी शो होगी P&L में। फेयर वैल्यू मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं, फेयर वैल्यू मॉडल। ये वाला फेयर वैल्यू मॉडल IAS 16 के रिवैल्यूएशन मॉडल से इसलिए डिफरेंट है कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन की इजाजत नहीं है। तो IAS 40 की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लेके जाता है, लेकिन उनको डेप्रिशिएट, शो एसेट इन बैलेंस शीट एट, बैलेंस शीट में एसेट फेयर वैल्यू पे ले जाए ईयर एंड पे। P&L विल शो गेन लॉस, गेन लॉस डायरेक्ट P&L में जाएगा। P&L विल शो गेन लॉस ड्यू टू फेयर वैल्यू महंगी होगी तो गेन आएगा, फेयर वैल्यू सस्ती होगी तो डू नॉट रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं। चलें जी सवाल करते हैं। जर्नल एंट्रीज दोनों मॉडल्स में कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग इज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 11 फॉर ₹70। इसमें लैंड कितनी है? ये कॉस्ट है या फेयर वैल्यूज हैं? शुरू में कॉस्ट फेयर वैल्यूज वैसे आमतौर पे बराबर ही होती हैं, लेकिन ये तो कॉस्ट है फिलहाल। लैंड एंड बिल्डिंग इज परचेज्ड फॉर ₹70 इंक्लूडिंग लैंड ऑफ 30। लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज, लैंड की लाइफ तो नहीं होती, लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज, फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 31 दिसंबर 11 इज 95 एंड ₹65 ऑन 31 दिसंबर 12। अच्छा सारे ऊपर देखें, ये मैं काट दूंगा फेयर वैल्यूज, दोबारा देखें क्या काटे, ये फेयर वैल्यूज में काट दूंगा जब कॉस्ट मॉडल यूज हो। आगे कुछ बताएं, जब फेयर वैल्यू मॉडल यूज होगा लाइफ काट दूंगा, अजीब सी बात है लेकिन लाइफ काट दूंगा क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। चलें फिलहाल मैं कॉस्ट मॉडल यूज करने लगा हूं, इसलिए फेयर वैल्यूज को काटता हूं ताकि सिर्फ काम का चीज मिल जाए। 1 जनवरी 2011 ₹70 की लैंड एंड बिल्डिंग की इकट्ठी एंट्री कर दें। लैंड एंड बिल्डिंग की इकट्ठी एंट्री, किधर डस्टर? ये इसमें P&L में क्या क्या जाना था इस सवाल में, पिछले सवाल में P&L में ये वाला लॉस जाएगा, सेल जाएगी, ये लॉस जाएगा P&L में, सेल जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल जाएगी, लॉस जाएगा और एक्सचेंज लॉस जाएगा। अच्छा इस टॉपिक में एक ही हैंड रिटन पेज है जो आपको दिया गया है, तो इसलिए मैं सॉल्यूशन एग्जांपल 1 हैंड रिटन पेज। चलें जी अभी मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, कॉस्ट मॉडल। चलिए जी 1 जनवरी 2011 ₹70 की एंट्री बताएं। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट। 1 जनवरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट। लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कर दो, कोई मसला नहीं, स्टैंडर्ड तो वही है ना। क्या चीज पूछो जहन में क्या आ रहा है सवाल? हाँ तो ये स्टैंडर्ड क्या है, इस स्टैंडर्ड का नाम क्या है IAS 40 का? क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट क्या बोलो? हाँ बस ऐसा, हाँ भाई ये हजरात ये फरमा रहे हैं कि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल 100% सही बात की है कि ये लैंड एंड बिल्डिंग इसने किराए पे देने के लिए रखी है, या ये लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो इसने किस मकसद के लिए रखी है? कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। यानी पता नहीं चल रहा कि IAS 40 लगे या क्या लगे। तो मोहतरम माजरत में आइंदा ये सवाल बिल्कुल आप सही करें, चेंज कर दूंगा, लेकिन इस वक्त हम डिस्कशन IAS 40 की करना चाह रहे थे तो उस पेज के ऊपर ही आ रहा है, इसलिए इसको जारी रखें बात को। ओके बोलें जी कॉस्ट मॉडल में क्या करेंगे? 70 पे रखेंगे या फेयर वैल्यू पे भी लेके जाना जरूरी है? 70 कॉस्ट पे रखेंगे जी मोहतरम। बस अब डेप्रिसिएशन के वक्त लैंड सेपरेट कर लो, जैसे आपकी मर्जी है, डेप्रिसिएशन के वक्त सेपरेट कर लो। बताएं जी डेप्रिसिएशन 70 पे डालनी है 40 पे? व्हाट इज 70 टोटल कॉस्ट? इट इंक्लूड्स लैंड एलिमेंट 30, द रिमेनिंग 40 इज बिल्डिंग। 40 ओवर 31 12 12। चलिए नोट करें। जल्दी करें,
हुआ है। चलिए ठीक है, घर जाके कर लीजिएगा, इधर नहीं करें। चलें जी, दूसरा मॉडल। अच्छा, अब ये 10 साल तक इसी तरह डेप्रिशिएट होती रहेगी। फेयर वैल्यू मॉडल। ले आओ इधर। अब क्या इग्नोर करते हैं जी? जिंदगी इग्नोर करते हैं। जिंदगी धोखा है भाई फरमा रहे हैं, इसे इग्नोर कर दें। असल तो आखिरत है। ओके, फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 31 दिसंबर 11 इज 95 एंड फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 31 दिसंबर 12 इज 65। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर 31 दिसंबर 11 एंड 12। इसमें ऐसी मेरी सजेशन है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। वर्सेस वाली कैलकुलेशन भी हो सकती है, और वर्सेस वाली कैलकुलेशन फॉरेन करेंसी के लिए मैं नहीं कह रहा, ऐसे ही फेयर वैल्यूज के लिए। लेकिन टी अकाउंट बनाने, टी अकाउंट बना लें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा ब्रॉड डाउन, कैरेट डाउन, डेट्स लिखने की फिर जरूरत नहीं है, एक रफ वर्किंग से समझ लें जी। कितने की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी? मैं फिलहाल आपके समझने के लिए डेट्स लिख रहा हूं, लेकिन पेपर में फिर इतना टाइम नहीं होगा क्योंकि जनरल एंट्रीज करनी है। यकम जनवरी 11, तो यकम जनवरी 11 को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैंने खरीदी 70 की। 31 दिसंबर 11 को कितने की होगी? 95 की। ये पाक रुपीज में सवाल चल रहा है। ये आ गया मेरा कैरी डाउन। मुझे नहीं पता आप लोगों ने किस तरह की कैलकुलेशन की है, मुख्तलिफ टीचर्स मुख्तलिफ तरीके से करवाते हैं। बस ये पता होना चाहिए कि गेन आ रहा है हमारा कितना, 18, 90, 95, 25 रुपए गेन आ रहा है। इसको P&L में डालते हैं। शायद आपने FR1 में OCI एक लफ्ज पढ़ा हो, वहां नहीं डालते, ये इधर भी पढ़ना है किसी दिन। P&L में डालते हैं इस गेन को, ठीक है? वो इधर डिटेल से रिवाइज होगा। नेक्स्ट, ये कैरी डाउन अगले साल का क्या बनेगा? ब्रॉड डाउन। यकम जनवरी 12 95 जी हजरात। फेयर वैल्यू गिर के किस पे आ गई? 65 पे। तो ये कैरी डाउन अवेलेबल हैं 31/12/12 65 जी। 95 वाली चीज गिर के किस पे आ गई? 65 पे। क्या आ गया? लॉस आ गया 35 30। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, ऐसे टिकॉन के बगैर भी ऐसे तो ग्रिप मजबूत हो जाए, इसलिए किया था। नहीं, एक ही दफा से ईयर एंड पे बार बार क्या करना है जरूरी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर एंड पे आपने भेजनी है यूजर्स को। ओके, चलिए एंट्रीज बताएं। यकम जनवरी 11 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 70। ना भाई, कैरी डाउन की एंट्री नहीं होती। 70 वाली चीज महंगी होके कितनी खुशी हुई? 25 की। हाँ, क्योंकि ये पैसे नहीं दिए ना किसी को, हमारी चीज महंगी हो गई। कितना? हाँ, कैश नहीं जा रहा। इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट। फेयर वैल्यू गेन करते हैं, ठीक है? फेयर वैल्यू गेन कर लें। तो ये क्या कहेगा अपनी बैंकों को? बानो चेक कर कितने दी होगी? सरताज 95 दी हुई, 70 दी लई सी, अखीर हो गई सरताज। अच्छा, अगले साल बानो किन्ने दी ना पूछ, फिर भी छड़ पर जिन्हें दी लई सी उन्हें दी भी नहीं रही। इंग्लिश में द प्राइस एट विच वी बॉट इट्स नॉट देयर। जितने की खरीदी थी उतने की भी नहीं है। अब बता दें जी कितना नुकसान आ गया? 30 का। P&L डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। ठीक है, सोल्यूशन एज इट इज हुआ है। अब जी आपका टेस्ट है ये, 5 मिनट मैं आपको दे रहा हूं। एग्जाम्पल 2 कर दें जी। एक दफा मेरे साथ पढ़ लें ताकि कोई मिस प्रिंटिंग हो या चीज़ हो तो समझ आ जाए। वी परचेज इन USA फॉर, यहां तो लिख दिया ना, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, कॉस्टिंग ऑन यकम जनवरी। इसमें डॉलर कितने का? फेयर वैल्यू ऑन 31/12/15
$70। कितने डॉलर की खरीदी थी? $30 की। कितने की होगी प्रॉपर्टी? $70 की। पानो $70 की हो गई सरताज। हाँ कसमें $70 की हो गई। अगले साल $30 वाली चीज $25 की होगी, यानी 70 से गिर के 25 पे आ गई। जर्नल एंट्रीज कर दें। इसमें तो अब लाइफ दी नहीं हुई ना, तो अब आप जो है बस फेयर वैल्यू पे एंट्रीज कर दें। टी काउंट बना लें, 1-2 मिनट लें आराम से, कोई जल्दी नहीं। और पहले टी काउंट बनाएं फिर जर्नल एंट्रीज करें। किसमें इधर करेंगे, बताता हूँ फिर क्यों। भाई अब ये ना एक्सचेंज गेन लॉस और फेयर वैल्यू गेन लॉस इकट्ठा ही आ रहा है, दोनों इकट्ठे ही आ रहे हैं। अब अलग अलग आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं वैसे लेकिन करने की जरूरत नहीं। अब देखें, एक तो प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ रही है, कम हो रही है, और करेंसी की भी कीमत में फर्क आ रहा है। तो सिंपल सा तरीका क्या, टी काउंट बनाते हैं। टी काउंट बना लेंगे, चीजें बड़ा कंफर्टेबली अचीव हो जाएंगी। Okay, we purchased a property in USA for capital appreciation purpose, costing $30. हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में $30 से एंट्री कर सकते हैं। $30 लिख के हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस में एंट्री करेंगे? तो यकम जनवरी 15 $30, $1 कितने का है? 130 का। वर्किंग 1 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट, यकम जनवरी 15 जी, $30, $1 कितने के? 130, 3900 जी। We purchased a property in USA for capital appreciation, costing $30 on यकम जनवरी 15। $1 $130 के। फेयर वैल्यू एट ईयर एंड इज 70। ठीक है, फेयर वैल्यू एट ईयर एंड इज 70। तो प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू बदल गई। जब प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू बदल गई तो ऑब्वियसली जब बाहर के मुल्क में है तो फिर हम 135 के एतबार से इसको लेके जाएंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को ईयर एंड पे रिवैल्यू किया जाता है, बल्कि इसका नाम रिवैल्यू की बजाय फेयर वैल्यू होता है। जी बोलें। 31 दिसंबर 15 कैरी डाउन $70। 30 कितने पे चला गया? 70 पे। और 130 135 पे। जी कितना? जी क्या गेन आया? हाँ इसमें जरा फोकस करें, लेकिन कोई इतनी इंपॉर्टेंट ये बात नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। $40 से प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है, ये भी इंपैक्ट इसमें होगा, और डॉलर महंगा हो रहा है, ये भी इंपैक्ट इसमें होगा। जी
555। जो कैरी डाउन है अगले साल का ब्रॉड डाउन बनेगा 9450। वो थोड़ी सी इस पे डिस्कशन है, आप पिछले वालों से कंपेयर कर रहे हो, वो डिस्कशन कल करनी है। फिलहाल कैलकुलेशन समझ आ रही है ना? हाँ, कैलकुलेशन अभी चलाओ। ओके जी, नाउ व्हाट इज माय ईयर एंड? 31/12/16। $25 की प्रॉपर्टी हो गई और डॉलर एक कितने का हो गया? 132 का। जी मोहतरम, लेकिन करेंसी क्यों शो करनी है? भाई ये बार बार पूछ रहे हैं बच्चे एक सवाल, इस सवाल को मैंने कल एड्रेस करना है, अभी टाइम नहीं है, डिस्कशन नहीं हो सकती। ये सवाल बार बार ये पूछ रहे हैं कि जैसे सवालों में हमने इक्विपमेंट को रिकॉर्ड किया था तो अपने हाल पे ही छोड़ दिया था, सिर्फ पेएबल को छेड़ते थे। ठीक है, ये कॉस्ट मॉडल में था। मैं कल बताऊंगा रिवैल्यूएशन मॉडल में हमारी मजबूरी होती है कि जब मार्केट को लेटेस्ट वैल्यू पे ला रहे हो एसेट को, तो फिर प्राइस डॉलर की भी ये क्या तो कोई के पुरानी वैल्यू उठा लो। तो क्योंकि एसेट को जब फेयर वैल्यू पे ला रहे हो तो मजबूरन डॉलर की प्राइस भी लेटेस्ट वैल्यू उठानी पड़ेगी, वरना तो वो कोई लॉजिक नहीं रहेगी ना चीज की। तो उधर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा था, इधर फेयर वैल्यू हो रही, लेकिन ये बहस अभी मैं करना नहीं चाह रहा था। ओके जी, कैरी डाउन हजरात बताएं, प्रॉपर्टी $70 से कितने की होगी? $25 की। और डॉलर जी क्या जवाब है? 3300। बताएं जी, 9450 वाली चीज 3300 पे चली गई, और कितना लॉस आ गया? 6150। अब ब्रॉड डाउन कैरी डाउन की एंट्री नहीं होगी, बाकी देख लें। यकम जनवरी 15 31/12/15 बोलें जी एंट्री। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, P&L क्रेडिट या फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, जो मर्जी नाम रख लें जी। कितना? 555। आगे जी 31/12/16 बोलें जी। P&L डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। 6150। अच्छा अभी तो रहता है 2-3 मिनट। अच्छा ओके, अच्छा रात ये जनरल एंट्रीज भी नहीं है इधर जो पेज अटैच किया है। होमवर्क वाले सवाल आपने मुझे बता दें कौन सा सवाल किस जैसा है, ताकि क्लास खत्म करें। पहला सवाल किताब के पेज 759 पे अवेलेबल होगा। इसमें हो जाएगा बॉट अ प्लांट। बस एक चीज इसमें मैंने आपको बताया, एक्स्ट्रा रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है, तो रिकवरेबल अमाउंट को बुक वैल्यू से कंपेयर करना है। मैंने जब भी कंपेयर करना है तब आपके जहन में पहले बीवी आनी चाहिए कि बीवी कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेशन होगी। अच्छा भाई, ये दूसरे सवाल जैसा जो हमने किया, इसको एक दफा पढ़ लें बस, ठीक है, रिलैक्स हो जाए, नोट्स बंद कर दिए, कोई मसला नहीं। ये जो दूसरा सवाल हमने किया था उसी जैसा, ऑरलैंडो इज एन एंटिटी, ये प्रैक्टिस किया करें, नए नए सवाल किया करें, फिर जाकर खुलता है। ऑरलैंडो इज एन एंटिटी हुज फंक्शनल करेंसी इज, यानी किस करेंसी में ये फंक्शंस कर रहे हैं आपने। एक नया लफ्ज आपने ऐड किया अपनी डिक्शनरी में, क्या? जिसे आप लोकल करेंसी भी कहते हैं, लोकल जो पाकिस्तान की करेंसी है। कौन सी है जिसकी पाक करेंसी? पाक रुपीज। इट प्रिपेयर्स दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 30 जून। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ऑन 21 मई। व्हेन स्पॉट, उस वक्त का रेट 190 था। ना भाई एक मिनट इधर देखो ना, कोलन कोई बंदा था, उसे हमने चीजें बेची जर्मनी में, स्पेशल एक मशीन है वो हमने बाय की, वो भी जर्मन सप्लायर से ही बाय की। द इनवॉइस इज इतने। अब आप बता दें, दो ट्रांजैक्शन हमने की है, नंबर 1 सेल ऑफ गुड्स एंड नंबर 2 परचेज ऑफ मशीन। ये पॉइंट किसके लिए है और ये पॉइंट किसके लिए है? इन दोनों में से ये कंपनी रिसीव्स 96 फ्रॉम कोलन, ये ट्रांजैक्शन डेट, ये ट्रांजैक्शन डेट गुड्स वर सोल्ड टू कोलन, और ये सेटलमेंट एट 30 जून। इट स्टिल ओन्स मशीन, नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज ऑन द एसेट फॉर करंट पीरियड। डेप्रिसिएशन हमने चार्ज नहीं की, पता नहीं क्या बोंगी मारे, रेट भी नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ, छोड़ने पर अब क्या करें, लाइफ भी नहीं दी हुई। द लाइबिलिटी फॉर द मशीन इज सेटल्ड ऑन अगला साल, अगला साल 30 जून 14 में नहीं पेमेंट हुई, पेमेंट किस साल हुई है? अगले साल। लाइबिलिटी अगले साल सेटल होगी। रेट तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब सवाल आएगा तो रेट खुद देख लेंगे हम। रिक्वायरमेंट क्या है?
शो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन प्लीज पहला दिन है टॉपिक का, इसलिए जनरल एंट्री जरूर करनी है। जनरल एंट्री सॉल्यूशन में सिर्फ समझने के लिए की हुई है, वैसे तो P&L ये बना हुआ है सारा। ओवर।